नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है एस्ट्रो ज्योतिष स्टडी में। तो आज हम लोग समझेंगे ग्रहण, किस खगोलीय घटना को ग्रहण नाम दिया जाता है। और इससे पहले हम लोग इस चैनल में आपके लिए जो उपयोगी कक्षाएं हैं, जो आपके एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट के कोई अगर आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको हेल्प कर सकता है, तो आप वो देखें, उसको समझें। ये जो चैनल है ना सिर्फ फलित करने के लिए बनाया गया है, बल्कि ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का मुख्य आधार गणित विषय, उस विषय को भी समझने के लिए बनाया गया है। और आप केवल यदि हमारे फलित को समझना चाहते तो हमारे एक चैनल और भी है, एस्ट्रो ज्योतिष स्टडी के अलावा आप श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, और अगर पॉडकास्ट यानी केवल ऑडियो सुनकर आप जानना चाहते हैं तो एस्ट्रो पॉडकास्ट के नाम से भी एक चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ग्रहण किसे कहा जाता है? किसी खगोलीय पिंड का पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरे खगोलीय पिंड से ढका जहां पीछे आ जाना ग्रहण कहलाता है। ठीक हो गया? माने उसके ऊपर कोई दूसरा ग्रह आ जाए आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, तो वो ग्रहण कहलाता है। जब कोई खगोलीय पिंड किसी अन्य पिंड की छाया में आ जाता है, या जब किसी खगोलीय पिंड का प्रकाश किसी अन्य पिंड से बाधित होकर दिखाई नहीं देता, तो उसे ग्रहण कहते हैं। ग्रहण के नियम हम अपने लिए जो मानते हैं पृथ्वी में, वो क्या नियम है आप जानते हैं। हालांकि किन्हीं भी दो ग्रहों के कारण वो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को जानते हैं, सोलर इक्लिप्स या ल्यूनार इक्लिप्स, वो पूर्णिमा या अमावस्या को ही हो सकता है। ठीक हो गया? पूर्णिमा के दिन पर चंद्र ग्रहण पड़ सकता है और अमावस्या के दिन पर सूर्य ग्रहण पड़ सकता है, लेकिन सदैव अमावस्या यानी हर बार अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं। इसी प्रकार से सदा पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। यानी मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चंद्र ग्रहण होगा तो हर बार पूर्णिमा में ही, लेकिन हर पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण नहीं होता है। ठीक हो गया? चंद्रमा का रेखांश राहु या केतु के पास होना चाहिए। तो ये एक और मैंडेटरी कंडीशन है कि चंद्रमा का जो रेखांश है वो राहु केतु के पास होना चाहिए। चंद्रमा का अक्षांश शून्य के निकट होना चाहिए, या चंद्रमा रवि मार्ग पर या निकट होना चाहिए। ठीक हो गया? फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगर सूर्य ग्रहण को समझना चाहें, तो जब सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से चंद्र द्वारा आवृत हो जाए, माने ढक जाए। सूर्य ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्र धरती से निकटतम हो। इसे खगार्स सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। यह किसी भी स्थान पर 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। आंशिक सूर्य ग्रहण जब सूर्य द्वारा, माने जब चंद्रमा द्वारा सूर्य का आंशिक भाग ही आवृत हो, आंशिक छाया क्षेत्र उपछाया कहलाता है। तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इसके अलावा वलयाकार सूर्य ग्रहण जब चंद्र धरती से दूरस्थ स्थान पर हो तथा चंद्र का कोणीय आकार सूर्य से थोड़ा ही छोटा हो, तब ग्रहण के समय प्रेक्षक को चंद्र की काली डिस्क के चारों ओर दीप्त सूर्य प्रकाश का छल्ला दिखाई देता है। तो ये वलयाकार सूर्य ग्रहण, माने एक प्रकार से जैसे ये अगर सूर्य है तो इसके बीच में ये कहीं चंद्रमा आ गया है। ठीक हो गया? तो इसके कॉर्नर्स पर यहां पर प्रकाश दिखाई देगा। फिर आता है चंद्र ग्रहण की बात। यह पूर्णिमा के दिन होता है जब पृथ्वी, आपको यह बात भी याद रखनी है, हमेशा ग्रहण पृथ्वी के लिए जब होगा तो सूर्य की स्थिति बदलनी नहीं है, सूर्य को वहीं रखना है। चंद्रमा या पृथ्वी की स्थिति को ही बदलना है। यानी यदि माने सन यहां रहेगा, मून यहां रहेगा, और यहां रहेगा, केवल इनकी जगह आपस में अदला बदली कर सकती है अर्थ मून। सन को वहीं रखना है। सन का तो वैसे भी आकार मून और अर्थ के मुकाबले बहुत बड़ा है। ठीक हो गया?
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मून यदि बीच में आ गया तो ये सोलर एक्लिप्स, और इसी ऑर्डर में यदि अर्थ बीच पर आ जाए और मून लाइट को रोक ले, यानी चंद्रमा पर जो प्रकाश जा रहा था सूर्य का वो रोक लिया, तो ये ल्यूनार एक्लिप्स हो गया। तो सूर्य तो वहीं रहेगा, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, तो पृथ्वी कब आ गई है, देख रहे हैं बीच में कब आ गई पृथ्वी, चंद्र ग्रहण, तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ जाती है। चंद्रमा का कक्षीय तल कृतिवत पद झुका होने के कारण हर अमावस्या या पूर्णिमा पर ग्रहण की स्थिति पैदा नहीं होती। किसी भी स्थान पे चंद्र ग्रहण अधिकतम 1 घंटा 40 मिनट तक हो सकता है। तो एक बात याद रखनी है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण का समय है ये, लेकिन इसमें हम जो और भी कई चीजें कहते हैं कि सूतक लग गया है, वो एक अलग चीज है, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण जो वो 1 घंटा 40 मिनट तक ही संभव है। और सूर्य या चंद्र ग्रहण की घटना, अवधि तथा परिस्थिति हमेशा सूर्य, चंद्र तथा पृथ्वी की बदलती ज्यामिति पर निर्भर करती है। यह ज्यामिति ठीक 18 वर्ष 10 दिन में पुनः घटित होती है, अर्थात कोई भी ग्रहण इस काल के बाद पुनः घटित होगा, इसे चांद्र चक्र कहते हैं। माने उसी सेम स्थिति में आने के लिए उसको इतना समय लग रहा। ठीक हो गया। तो हमें यह बात समझनी है, हम ग्रहण के रिपीट होने की बात नहीं कर रहे हैं, पुनः उसी स्थिति की आने की बात कर रहे हैं। अब आता है फिर सौर मास किसे कहा जाता है। सूर्य अथवा सौर मास का निर्धारण सूर्य के राशि में प्रवेश से होता है, अर्थात सूर्य संक्रांति पाश्चात्य ज्योतिष में सौर मास के प्रारंभ का निर्धारण सायन में सूर्य के राशि प्रवेश से होता है, जबकि हिंदू ज्योतिष में निरायन पद्धति के अनुसार सूर्य के राशि प्रवेश से इसे संक्रांति भी कहते हैं। सायन और निरायन में 23 दिनों का अंतर होता है। सायन में 22 दिसंबर तो निरायन में 14 जनवरी को सूर्य मकर में प्रवेश करता है। माने हम जो मकर संक्रांति मनाते हैं वो निरायन पद्धति अनुसार, लेकिन ये सायन पद्धति कह रही है कि वो 22 दिसंबर का दिन है। तो सौर वर्ष सूर्य को मेष के प्रारंभ से मीन के अंत तक यात्रा करने वाले समय को, माने भौचक्र में जो ये अलग अलग राशियां हैं, तो मेष से लेके मीन तक में जो उसको समय लगता है उसको एक सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं चंद्र दिवस की। चंद्र दिवस को तिथि भी कहा जाता है। तो जब भी हम कभी सुनेंगे तिथि, इसका माने वो चंद्र दिवस की ही बात कर रहे हैं। जब चंद्र सूर्य के रेखांश से 12 डिग्री अधिक बाद जाती है तो एक तिथि पूर्ण होती है। चांद्रमास, चांद्रमास 2 पक्षों में विभाजित होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। जब चंद्र सूर्य से विपरीत दिशा में हो तो चंद्रमा का संपूर्ण धरातल देखा जा सकता है, बाकी समय में उसके धरातल का आंशिक भाग ही देखा जा सकता है। जब चंद्र के धरातल का आधे से अधिक भाग दिखाई दे तो उसे अर्धाधिक चंद्रमा कहते हैं। यह स्थिति शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक होती है। इसे भारतीय ज्योतिष में शुभ माना जाता है। एक चंद्रवर्ष में 12 संयुति मास होते हैं। चंद्रमास 2 प्रकार के होते हैं। ठीक हो गया। एक है अमावस्या से अंत होने वाला, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक का मास शुक्लादि या अमांत मास कहलाता है। अमावस प्लस अंत, यानी जो अमावस में अंत हो रहा है उसको अमांत मास कह रहे हैं।
गुजरात, आंध्र, महाराष्ट्र में प्रायः अमास मांत वाला कैलेंडर ज्यादा प्रचलित है। पूर्णिमा से अंत होने वाला, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक का मास कृष्णादि या पुनर्मांत माने जो पूर्णिमा में अंत हो रहा है, बिहार, पंजाब, दिल्ली तरफ प्रचलित है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसी आधार पर हिंदू महीने के नाम रखे गए हैं। ठीक हो गया। तो हिंदू मास के नाम इस प्रकार हैं: चैत्र मास, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये चंद्रमासों के नाम है। चंद्रवर्ष, चंद्रवर्ष की क्या परिभाषा है? एक चंद्रमास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का काल होता है। इसी प्रकार एक चंद्रमास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक होता है। ऐसे 12 चंद्रमास मिलकर एक चंद्रवर्ष बनाते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाला चंद्रवर्ष अधिक प्रचलित है। चंद्रवर्ष की अवधि माने इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके 29.53 अगर एक चंद्र मास के दिन मान लें और उसको 12 मास अनुसार मल्टीप्लाई कर दे तो 354.37 दिन का एक चंद्र वर्ष होता है। तो आपने भी इस प्रकार के कैलेंडर के बारे में चर्चा सुनी होगी, कोई सौर कैलेंडर है, कोई चंद्र कैलेंडर है। तो चंद्रमा का जो कैलेंडर है उसमें हम जो दिन है वो 354 दिन में ही एक वर्ष मान लेते हैं। इस प्रकार के डिस्प्यूट आपने अलग अलग कैलेंडर के महाभारत में भी पढ़े होंगे कि कैसे अज्ञातवास को लेकर विवाद शुरू हो गया था कि आपका वर्ष पूरा हो गया, एक पक्ष कह रहा था, दूसरा पक्ष कह रहा था कि नहीं, आपका एक वर्ष पूरा नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से वो अलग अलग कैलेंडर को यदि रेफरेंस मान रहे थे तो कोई अपने अनुसार यदि चंद्र कैलेंडर मान रहा है तो 354 दिन का ही वर्ष मान रहा है, लेकिन अगर कोई सौर वर्ष मान रहा है तो वो ज्यादा दिनों का एक वर्ष मान रहा है। तो ये समझना है। चंद्र सौर वर्ष, ल्यूनी सोलार ईयर, इसमें सौर वर्ष और चंद्रमासों का मिश्रण होता है। सौर वर्ष 365 दिन, अतः एक चंद्र वर्ष के सौर वर्ष से 11 दिन कम होते हैं। इस कारण चंद्र कैलेंडर और ऋतुओं का तालमेल नहीं बैठता है। इस विसंगति को दूर करने के लिए चंद्र सौर कैलेंडर की अवधारणा आई। इस अवधारणा में हर तीसरे या चौथे चंद्र वर्ष में 12 चंद्रमास होते हैं। इस प्रकार से एक लीप मास जुड़ जाता है। ठीक हो गया। तो एक लीप मास जोड़ने पर फिर वो दोनों कैलेंडर एक समरूपता सी दिखाई देगी। तो वो जो अधिक मास या मल मास जोड़ा गया है उसकी परिभाषा देखें यहां। चंद्रमास जिसमें संक्रांति नहीं होती वो अधिक मास कहलाता है। जिस सौर मास में 2 अमावस हो जाती हैं उसी मास को माने उसी नाम से 2 चंद्रमास होते हैं। ठीक हो गया। माने 2 अलग अलग, जैसे मान लें 2 बार सावन रिपीट हो गया तो ऐसे कहते हैं भी इस बार सावन अधिक लग गया तो वो 2 चंद्रमास अतिरिक्त मान लिए जाते हैं। फिर और क्षय मास का क्या है? क्षय मास एक चंद्रमास जिसमें 2 संक्रांति आ जाए उसको क्षय मास कहा जाता है। सावन दिन इसी प्रकार से एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय का समय जो है वो सावन दिन माना जाता है। हालांकि हम जो फिलहाल मॉडर्न कैलेंडर में हम रात्रि 12 बजे से लेकर अगले 12 बजे तक के समय को एक दिन अवधि मान रहे हैं। लेकिन सावन दिन जब बात आएगी, जब कोई ऐसा आपको प्रयोग बता रहा है कि भाई आपको बृहस्पतिवार को पूरा करना है, तो अगर वो ज्योतिषीय दृष्टि से कोई बात बता रहा है तो आपको वो सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक का ध्यान रखते हैं फिर हम। ठीक हो गया। उसमें हम सामान्यतः रात्रि 12 बजे का विचार नहीं करते हैं। ठीक हो गया। चंद्रमास, नक्षत्र मास। नक्षत्र मास क्या है? चंद्र को
अश्वनी नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे नक्षत्र मास कहते हैं। 27 नक्षत्र पार करने में लगने वाला समय ये नक्षत्र मास माना जाता है। सावन मास 30 सावन दिनों का एक सावन मास, तो ये सावन दिन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर वो 30 सावन दिन रिपीट हो जाएंगे तो उसको सावन मास कहा जाएगा। नक्षत्रिक मास किसी निश्चित तारे के सापेक्ष चंद्र को पृथ्वी की पूर्ण परिक्रमा में लगने वाला समय नाक्षत्रिक मास होता है। तो ये थोड़ा अंतर है नक्षत्र मास और नाक्षत्रिक मास में। तो यह लगभग 27 दिन 7 घंटे का होता है नाक्षत्रिक मास। अब आती है बात सौर वर्ष की। सूर्य का मेष के प्रारंभ से मीन के अंत तक लगने वाला समय सौर वर्ष कहलाता है। और सावन वर्ष क्या कहलाता है? सावन दिन आपने समझ लिया, सावन मास आपने समझ लिया, तो उसी प्रकार से सावन वर्ष है। सावन वर्ष में 360 दिन होते हैं। 360 दिनों में दिन में 30 दिन के 12 महीने होते हैं। ठीक हो गया? तो इसमें कोई 30-31 का या 28-29 का ऐसा प्रोविजन नहीं है। फिर आता है ईस्ट काल। कभी आप ज्योतिष में इस प्रकार गणना करेंगे, ईस्ट काल की गणना करें तो ईस्ट काल होता क्या है? सूर्योदय के समय से ले जन्म समय के बीच का समय ईस्ट काल कहलाता है। ईस्ट काल को मुख्यतः घटी और पल में देखा जाता है। जो हम नॉर्मल आवर्स, मिनट या सेकंड में देखते हैं उसको फिर घटी और पल में बदलना पड़ता है। 24 घंटे में जहां हम कहते हैं ना भाई अलग अलग मुहूर्त निकलते जा रहे हैं, तो वो 2 घटी का एक मुहूर्त माना जाता है। तो 24 घंटे जो 30 अलग अलग मुहूर्त में डिवाइड थे, वो हम 60 घटी का मान रहे हैं। 24 घंटे, ठीक हो गया? एक घंटे में 2.5 घटी हुई, ठीक हो गया? तो 2.5 घटी का यदि 1 घंटा हुआ यानी 60 मिनट हुए, तो 1 घटी 24 मिनट की हुई, ठीक हो गया? तो इसी प्रकार से कहते हैं कोई मुहूर्त है तो वो 48 मिनट का मुहूर्त होता है। 48 मिनट यानी 2 घटी। 1 घटी में 60 पल होते हैं, यानी फर्दर इसको हम अगर डिवाइड करें 1 घटी को, 60 पल होते हैं। अर्थात 24 मिनट में 60 पल हुए, तो 1 मिनट में 2.5 पल हुए, ठीक हो गया? कहते ना पल, तो आप समझिए कितना कितना प्रिसाइज भारतीय ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में टाइम को मापने के लिए तो बहुत बढ़िया इकाई का इस्तेमाल अभी से नहीं सैकड़ों वर्ष से होता आया है। ग्रह का उदय और अस्त होना। जब ग्रह भ्रमण करते हुए सूर्य के अति समीप आ जाए तो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देंगे और अदृश्य हो जाएंगे। इस स्थिति को अस्त या सह सूर्य अस्त कहते हैं। जैसे हम इस प्रकार से भी समझते हैं, जब हम ज्योतिष में देखते हैं कि भाई कोई स्टेट का मिनिस्टर है और उसके साथ कोई कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर का आ गया है, तो वो ज्यादा महत्व फिर अब सेंटर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर का है, और स्टेट मिनिस्टर का, स्टेट गवर्नमेंट का या राज्य सरकार के मिनिस्टर को एक प्रकार से केंद्र सरकार के मिनिस्टर ने अस्त कर दिया, इस प्रकार भी समझ सकते हैं। तो अगर दोनों की एक ही फिलॉसफी है, दोनों की विचारधारा एक ही है, दोनों एक ही पार्टी बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर तो हम कहेंगे वो तो कोई बुरा नहीं। लेकिन दोनों की अगर विचारधारा अलग अलग है तो फिर उसका दोष लगता है। तो इसीलिए हम जो एनिमी प्लैनेट हैं सन के, उनको ज्यादा दोष मानते हैं अस्त होने का। इसके विपरीत यदि ग्रह सूर्य से दूर होते हैं, वे दृष्टिगोचर होते हैं, तो उसे उदय या सह सूर्योदय कहते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है ग्रह युद्ध। इसका फलित में भी वर्णन किया जाता है कि इसका इस प्रकार से लाभ है, कैसे कम डिग्री का प्लैनेट ग्रह युद्ध में कई बार अच्छे फल देता है, ठीक हो गया? जब 2 ग्रहों की युति हो तथा इनमें 1 डिग्री से कम की दूरी हो तो इसे ग्रह युद्ध कहते हैं। ग्रह युद्ध में विजयी ग्रह बली तथा फल देने में समर्थ कहा जाता है।
जिस ग्रह का भोगांश कम हो वह ग्रह विजयी माना जाता है। ठीक हो गया। तो कभी ऐसा हो जाए जैसे मंगल और शनि किसी भाव में कंज्वाइन हो रहे हैं, तो हमें कई बार लग सकता है कि हमारा शनि कमजोर तो नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए शनि 11 डिग्री 30 मिनट का है, मंगल 11 डिग्री कुछ 30 मिनट से कम का है, माने 31 कह लीजिए, या 30 से कम का है, तो आप देख सकते हैं ये ग्रह युद्ध की स्थिति बनेगी। अब अगर मंगल की डिग्री 11 डिग्री 31 मिनट हो जाए तो ज्यादा डिग्री मंगल की हो गई, कम डिग्री शनि की होगी, तो शनि को विजयी माना जाएगा फिर, और फिर एक अतिरिक्त बल हम शनि को देंगे फिर। तो अगर मान लीजिए ये राशि मंगल की हो और हम शनि को कमजोर मान रहे हो, तो फिर शनि को इतना कमजोर नहीं मानना है, फिर शनि को एक अतिरिक्त बल मिल गया है, ग्रह युद्ध में वो विजयी हो गया है। फिर आता है अब हिंदू ज्योतिष में समय का माप 24 घंटे, आप जानते हैं 60 घटी माना जाता है। 24 मिनट का एक घटी होता है, एक घटी 60 पल, उसको कला भी कहते हैं, विघटी भी कहते हैं। एक पल 60 विपल या विकला लिप्त, एक विपल 60 विलिप्त, और एक विलिप्त 60 पर। कितना प्रिसाइज रहा होगा भारतीय ज्योतिष का ये समय गणना। ये तो मैं तो पहले से ही कहता हूं, भारत जब तक स्वर्ण युग में रहा, सोने की चिड़िया रहा, तब तक भारत ने समय का भगवान की तरह सम्मान किया, और पुनः उसी स्थान को प्राप्त करने के लिए हमें समय का ही सबसे ज्यादा सम्मान करना है। ये जो हम चर्चा करते हैं महाकाल, उज्जैन, आपको समझ में आएगा जब, तब आपको बड़ा अपने अपने कल्चर पर बड़ा आपको सम्मान आप करेंगे, अपने अपनी संस्कृति सभ्यता का, अपने सनातनी होने का आपको बड़ा गर्व होगा। जिस प्रकार से आज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम देखते हैं, कभी भारत से ही, उज्जैन से ही वो रेखा हम मानते थे। तो उज्जैन से यदि हम वो टाइमलाइन मान रहे हैं, तो हम हिंदी या संस्कृत में समय को काल भी कहते हैं। काल आप जानते हैं, इंग्लिश में जैसे टेंस कह देते हैं ना, टेंस जो समय के बाद बताता है, तो वो काल। तो जब जिस चीज का रेफरेंस हम हर सारी चीजें हम उज्जैन से देख रहे हैं, तो उसको हमने क्या नाम दिया, महाकाल, यानी सुपर टाइम। तो हम भगवान शंकर को भी एक प्रकार से समय का ही सर्वोत्तम रूप देख रहे हैं और शुद्ध रूप देख रहे हैं। तो जो समय का सम्मान कर रहा है वो साक्षात महादेव का सम्मान कर रहा है, और जो समय का ही सम्मान नहीं कर रहा है वो मुहूर्त का ही सम्मान नहीं कर रहा है, घटी पल का सम्मान नहीं कर रहा है, बाकी फिर सारी चीजें, सारा दिखावा व्यर्थ है। इसीलिए भारतीय सभ्यता में हर हर संस्कार के लिए हम शुभ घड़ी या शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं कि भाई अभी शुभ मुहूर्त होगा तो ही वो संस्कार किया जाएगा। हमारी तो संस्कारों का आधार ही समय है, मुहूर्त है। ठीक हो गया। तो ये वाक्य कोई अभी का नहीं है, मुहूर्त बीता जा रहा है, सैकड़ों साल पुरानी कोई आप पुराणों में और कोई ऐसी चर्चा करेंगे भारत के पुराने ग्रंथों में, तो आपको ये शब्द तो मिल ही जाएगा, मुहूर्त। तो आप इस बात को समझेंगे, मुहूर्त का मतलब भारत का समय के प्रति सम्मान। आज जो भी देश विश्व में सिरमौर है, उसका सबसे बड़ा कारण समय का सम्मान। कोई विकसित जापान जैसा देश है तो उसने समय को भगवान माना है, इसीलिए बहुत बढ़िया तरीके से वो कार्य कर रहा है, और भारत भी पुनः उस स्थान को प्राप्त करेगा, उसका कारण भी समय ही होगा। ठीक हो गया। तो समय का सम्मान यानी महादेव का सम्मान, समय का सम्मान यानी महाकाल का सम्मान। तो 2.5 घटी 1 घंटा 60 पल माने 24 मिनट, 60 विपल यानी 24 सेकंड, 2.5 पल यानी 1 मिनट, और 2.5 विपल यानी 1 सेकंड। तो कितनी बढ़िया एक्यूरेसी भारतीय सभ्यता संस्कृति में रही। घटी पल को 2.5 से भाग देने से घंटे का समय आता है, घंटे मिनट को 2.5 से गुना करने पर घटी पल समय आ जाता है।
हिंदू ज्योतिष में समय के बड़े काल वर्गों को युग कहा जाता है। ठीक हो गया? कहते हैं ये कलयुग चल रहा है, द्वापर, त्रेता, तो 4 युग होते हैं। ब्रह्मा को ब्रह्मांड का निर्माता मानकर उनकी आयु 1000 ब्रह्म वर्ष मानी जाती है। तो ज्योतिष में भी देश काल पात्र का बड़ा विचार किया जाता है कि कोई बात यदि केवल सत्य युग के लिए, जहां मुख्य लक्ष्य यही है कि भाई जन्म हुआ और मुक्ति प्रधान लक्ष्य है, मोक्ष प्रधान लक्ष्य है, तो जब हम अब कलिकाल में कोई विषय देखेंगे तो उसको देश काल पात्र अनुसार व्यवस्थित करके ही फलित किया जाएगा। ठीक हो गया? तो ये समझना है कि कब गुरु राहु का योग दोष माना जाए और कब गुरु राहु का योग दोष ना माना जाए, तो ये हमें ध्यान रखना है। देश काल पात्र अनुसार फलित हमें करना होगा। अब सतयुग में कुछ कार्य तो थे ही नहीं, कुछ कार्यशैली, लेकिन वो कलयुग में आ गए, तो उस प्रकार से भी हमें ज्योतिष में इसका ध्यान रखना होता है। प्रथम युग हम मानते हैं सतयुग, सत्य का पाया, जहां पर हमें जयी होने के लिए माने हम पूरी तरह सत्य पर निर्भर है, हमें जीतने के लिए डिप्लोमेसी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जैसे आज कलयुग का तो ये प्रधान विषय है कि भी व्यक्ति को डिप्लोमेट होना चाहिए। सतयुग में हमें डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं है। सत्य का पाया इतना बली है कि आप सत्य बोले, आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान लोक में भी जानी जाएगी, परलोक में भी जानी जाएगी। ठीक हो गया? तो देश काल पात्र अनुसार कुछ ग्रहों का जो उनका अधिकार क्षेत्र कह लें, उनकी इंपॉर्टेंस कह लें, बढ़ गई है। तो ये 17,28,000 नक्षत्रिक वर्ष माना गया, यानी कलयुग का 4 गुना सतयुग प्रथम युग। और उसके बाद द्वितीय युग त्रेता, त्रेता 12,96,000 वर्ष, तो ये कलयुग का 3 गुना। और तृतीय युग द्वापर 8,64,000 वर्ष, कलयुग का 2 गुना। और यदि हम चतुर्थ युग जो फिलहाल वर्तमान में चल रहा है कलियुग 4,32,000 वर्ष। तो हम ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से ही द्वापर युग का समाप्ति हुई थी। तो अगर उस प्रकार हम समय से निर्धारण करते तो लगभग वही 5,000 वर्ष कलयुग के अभी बीत चुके हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं फिर अभी काफी लंबा अंतराल अभी कलयुग का बाकी है। तो चारों युगों का जोड़ महायुग, तो एक महायुग की जब बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे ये 42,20,000 नाक्षत्रिक वर्ष आएंगे। और हम इसको और ज्यादा गणना में, जैसे ब्रह्मा जी के दिन तक अगर लेकर जाएं तो किस प्रकार से इसको निकाला जाता है, तो उसको फिर जब एक कल्प बात करते हैं, एक कल्प बीत गया, तो एक कल्प का मतलब होता है कि 1000 महायुग। ठीक हो गया? और आप एक युग को तो समझ ही चुके, तो जो एक युग की अवधि है इसको जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कल्प आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी चारों युगों को मिलाकर महायुग, और उस महायुग को 1000 गुना कर दे तो एक कल्प माना जाता है। और हम ब्रह्मा जी के दिवस की जब बात करते हैं तो वो दिन और रात इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। उसमें एक कल्प का माने एक कल्प या 1000 महायुग का तो उनका दिन होगा, इसी प्रकार से 1000 महायुगों की उनकी रात मानी जाएगी। तो आप इसी प्रकार से मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने वर्षों का टोटल हम ब्रह्मा जी का दिन मान रहे हैं और कितने वर्षों का रात्रि मान रहे हैं। ठीक हो गया? माने नक्षत्रिक वर्ष अनुसार कितने वर्षों का रात और दिन मान रहे हैं। अब आता है, ये तो केवल एक ब्रह्मा जी का दिन था, अब आता है एक ब्रह्म वर्ष, ब्रह्मा जी का एक वर्ष। तो जब ब्रह्मा जी के एक वर्ष की बात आएगी तो जो ये हम कल्प मान रहे हैं, ठीक हो गया,
कल्प जो दिन और रात मिलाकर माना जा रहा है, ठीक हो गया, दिन और रात मिलाकर, तो ये आप समझ रहे हैं, 2 कल्प यदि हैं दिन और रात मिलाकर, तो या तो आप इसको ओवरऑल कह लें कि भाई ये एक दिन रात है, या कह लें ये 2 कल्प हैं। तो 2 कल्प गुणा में 360 जब करेंगे तो 720 कल्प का एक ब्रह्म वर्ष माना जाएगा। और ब्रह्मा जी की आयु हम मानते 1000 ब्रह्म वर्ष, तो ये जो संख्या निकल कर आएगी उसका 1000 गुना ब्रह्मा जी की आयु मानी गई। तो आप देख रहे हैं हमने गणनाएं कहां से शुरू की थी, कहां मिनट सेकंड पल, और वो कैसे ब्रह्मा जी के आयु के साथ जुड़ गया। तो भारतीय ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष में कितना, माने आप ये बात समझ सकते हैं कि कोई नौसिखिया व्यक्ति जिसको गणित की कोई जानकारी नहीं है वो इस प्रकार की यूनिट कैलकुलेशन कैसे दे सकता है। तो आपके पूर्वजों को बहुत बढ़िया ज्ञान था, तभी उन्होंने इतना बढ़िया ढंग से कि कलयुग के 2 गुना द्वापर है, द्वापर से फिर आगे त्रेता है, त्रेता से बड़ा फिर सतयुग है। तो ये इतनी बढ़िया ढंग से जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है ये आपके पूर्वजों के द्वारा की गई है और आज भी एकदम फिट बैठती है। एक वर्ष में सूर्य 2 अयन करता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। एक वर्ष 2 अयन, एक अयन में हम बोलते हैं 3 ऋतुएं। आप जानते हैं टोटल अगर 6 ऋतुएं हैं तो वो एक वर्ष में मानी जाती है। तो एक अयन की जब बात करेंगे, बोलते हैं ना उत्तरायण या दक्षिणायन, तो जब एक अयन चल रहा है तो उसमें 3 ही ऋतुएं होंगी और एक ऋतु 2 सौर मासों की मानी जाती है। भाई एक ऋतु चल रही है वो तो 2 मास में वो खत्म हो जाएगी और एक सौर मास में 2 पक्ष होंगे। कहते हैं भाई ये पक्ष चल रहा है, ये पक्ष दूसरा चल रहा है। एक पक्ष 15 दिन और रात्रि का एक पक्ष होता है। एक संपूर्ण दिन रात्रि में 30 मुहूर्त होते हैं। ये चीज मैंने पहले भी बताई कि माने एक संपूर्ण दिन रात्रि का मतलब है 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त 30 कला का होता है, एक कला 30 काष्ठा और एक काष्ठा 15 निमेष की होती है। रेखांश या लैटिट्यूड या देशांतर का समय से संबंध, तो रेखांश 1 सेकंड, ध्यान देना ये एक प्रकार से एंगल के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक हो गया। इसको सेकंड समय इस प्रकार नहीं समझना, ये रेडियन एंगल। तो 1 सेकंड जो एंगल है वो समय सेकंड का 1/15वां भाग है, ठीक हो गया, सेकंड का 1/15वां भाग। इसी प्रकार से 1 मिनट जो एंगल है रेडियन उस समय के 4 सेकंड के बराबर होगा। और जब हम बात करेंगे एक अंश, तो समय के 4 मिनट, माने 1 डिग्री कह लें आप, 1 अंश कह लें, तो समय के 4 मिनट के बराबर। आपको याद होगा मैंने पुराने रिकॉर्डिंग में आपको ये बात बताई थी कि जब भी हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82.5 डिग्री माना जाता है, इससे 1 डिग्री भी टुवार्ड ईस्ट जाएंगे तो वहां 4 मिनट ऐड हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट। इसी प्रकार से टुवार्ड वेस्ट जाएंगे तो ये 4 मिनट प्लस और ये 4 मिनट माइनस, ठीक हो गया। यानी सूर्योदय पहले हुआ 4 मिनट और वेस्ट में सूर्योदय बाद में हुआ 4 मिनट, तो इस प्रकार से अंतर आता जाएगा। और फिर हम बात करते हैं 15 डिग्री। 15 डिग्री का मतलब समय का 1 घंटा और 360 डिग्री समय के 24 घंटे के बराबर है। अब हम इस गणना को भूमध्य रेखा अनुसार देखेंगे। भूमध्य रेखा पर सूर्योदय पूर्व से पश्चिम की ओर प्रत्येक रेखांश पार करने में क्रमशः 4 मिनट लेता है, ठीक हो गया। यानी जो प्रत्येक डिग्री को पार करने में उसको 4 मिनट लगते हैं। प्रत्येक रेखांश पर ये 4 मिनट यानी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है। ऐसा कई बार देखने में आता है। पृथ्वी के अक्षांश और इसकी धुरी पर झुका होना, इसी कारण से कई जगह ये एग्जैक्ट 4 मिनट नहीं होता है। इसीलिए हर विभिन्न रेखांश पर स्थित स्थान का अलग अलग स्थानीय औसत समय होता है। फिर वो भले ही एक राज्य या देश में पड़ता हो,
परंतु इसमें काफी परेशानी हो सकती है। उस देश में वायुसेना या रेलवे किस समय को मानेगा, इसलिए उस देश का एक मानक समय मान लिया जाता है, जिसे स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय कहा जाता है। परंतु बड़े विस्तार वाले देश में मानक समय से भी काम नहीं चलता है। बहुत बड़ा देश है, जैसे रशिया जैसा देश है, तो वहां पर एक समय पर कहीं सूर्योदय हो रहा है तो एक समय पर सूर्यास्त हो रहा है एक साथ ही। इतना बड़ा, लगभग आप देखते 11 टाइम जोन आते हैं, तो 11:30 से 12 घंटे का गैप एक ही देश में यदि इस प्रकार से आ जाए तो फिर वो एक समय से काम नहीं चलेगा। तो समय की दृष्टि से देश को कई समय कटिबंधों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक कटिबंध का मानक समय क्षेत्रीय मानक समय यानी जोनल स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। जैसे इंडिया में तो एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से काम चल जाएगा, लेकिन कोई रशिया जैसा बड़ा देश है या यूएस में भी जैसे कोई अलास्का में रहता है तो उसको फिर जोनल स्टैंडर्ड टाइम का उपयोग करना होगा। ठीक हो गया। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जो लग्न निकालने का वीडियो है कि उसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जाए, जो हम कुंडली बनाते हैं, वो हम फिलहाल इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हमारा दूसरा चैनल है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, उसके मेंबर्स ओनली सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी ग्रहों का गणित। वहां हमने विस्तार से लग्न निकालना सिखाया है, किस प्रकार से उस आपको लग्न निकालना है और एफेमेरीज किस प्रकार से देखनी है। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं हमारे दूसरे चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में जाके। और आप जो भी व्यक्ति गणित में रुचि रखते हैं, दोनों ही चैनल आपके लिए जरूरी है। तो कुछ विषय ऐसे हैं जो विस्तार से श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में बताए गए हैं, और कुछ विषय ऐसे हैं जो जनरल डिस्कशन के तौर पर हमने अभी एस्ट्रो ज्योतिष स्टडी में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसी प्रकार से बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।